गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जो एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग पोएट्री का सेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है, जो पोएम लिया है, वो है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। तो इस टॉपिक पे हम लोग आज एमसीक्यूज करेंगे और बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद हो सकता है आपके इस एग्ज़ाम में। तो चलिए ध्यान से देखिए और इसको करिए और देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1742, 1751, 1757 एंड 1764। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1751। Question number second, the poem is primarily written in heroic couplet, Spenserian stanza, quatrain in iambic pentameter, blank verse. Correct answer is option number C, quatrain in iambic pentameter. Question number 3, the rhyme scheme of the poem is AB AB, AA BB, AB ABA, AB CB. So correct answer is option number C, A B B A. Question number 4, the poem belongs to which literary age? रोमांटिक एज, अगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज, ट्रांजिशनल एज। तो ये आपका जो है ट्रांजिशनल एज से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रे इज कॉल्ड अ ट्रांजिशनल पोएट बिकॉज ही यूजेज क्लासिकल थीम्स ओनली, ही मिक्स्ड क्लासिकल प्रेसिजन विथ रोमांटिक इमोशन, he invented free verse and he wrote only elegies. So correct answer is option number B, he mixed classical precision with the romantic emotions. Question number 6, the poem opens at what time of the day? Noon, evening, midnight, dawn. जब ये पोएम ओपन होती है तो टाइम क्या होता है? तो वो होता है आपका इवनिंग का टाइम होता है। आप ध्यान देंगे शुरू में ही जो है, जो किसान हैं, जो जानवर्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो सारे अपने घर को वापस जाते हैं। बेल की कर्फ्यू टोल होती है, चर्च की घंटी बजती है और वो इंडिकेट करती है कि शाम हो चुका है, सब लोग अपने घर को जा रहे हैं, सिवाय पोएट और ग्रेवयार्ड, जो कब्र में जो दफन हुए लोग हैं उनके। तो ये इवनिंग का टाइम है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएम बिगिंस विद द टोलिंग ऑफ चर्च बेल, फ्यूनरल बेल, शिप बेल, कर्फ्यू बेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कर्फ्यू बेल। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द लोविंग हर्ड रिप्रेजेंट? सिटी लाइफ, रेस्टिंग कैटल, पासिंग टाइम, पास्टोरल, पीस। तो ये आपका लोविंग हर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है आपका पास्टोरल पीस। Question number 9, the moping owl does to the moon complain, here the figure of speech is। इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या है? द मोपिंग आउल डज द मून कंप्लेन। तो यहाँ पे आपका मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, आयरनी है। तो यहाँ पे आपका पर्सनिफिकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मून से कंप्लेन की बात हो रही है। कंप्लेन हम उससे करते हैं जो लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स से क्या कंप्लेन करना। तो यहाँ पे आपका पर्सनिफिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेज पोएम इज इंस्पायर्ड बाय डेथ ऑफ विच क्लोज फ्रेंड? ये इनके ऐसे कौन से फ्रेंड थे जिनके डेथ पे इन्होंने ये एलजी लिखा है? तो थॉमसन, वाटन, रिचर्ड वेस्ट, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन। तो इसमें करेक्ट जो फ्रेंड का नाम है रिचर्ड वेस्ट है और इनकी डेथ शायद 27 या 26 के एज में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, द चर्चयार्ड इन द पोएम इज लोकेटेड इन स्टोक पेज, पोक्स, स्टार्टफोर्ड्स, कैम्ब्रिज, लंदन। तो यहाँ पे स्टोक पेज होगा, यहाँ पे आपका स्टोक पेज होगा, PAGE होगा, स्टोक पेज। द पोएम डील्स विथ
हीरोइज्म, पैट्रियोटिज्म, मोरालिटी एंड ऑब्सक्योरिटी, किंगशिप। तो आप जानते होंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, मोरालिटी एंड ऑब्सक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 13, सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट हियर ग्रे इम्प्लाइज। यहाँ पे आपका जो ग्रे है, ग्रे क्या इम्प्लाइज करते हैं इसमें? पोएट्स हु वर नॉट एजुकेटेड, ग्रेट टैलेंट वेस्टेड इन ऑब्सक्योरिटी, मिल्टन वाज ब्यूरिड देयर, मिल्टन वाज अननोन इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे जो मिल्टन आपका यहाँ पे आया है, तो मिल्टन का मतलब ये नहीं है जो एक्चुअल मिल्टन है वो ब्यूरिड है, यहाँ पे ऐसा भी मानना नहीं है। मिल्टन अननोन है अपने लाइफ से, ये भी ऐसा भी मानना नहीं है। यानी कि सी और डी, आप तब सी और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग होगा। अब इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पे बी होगा, ग्रेट टैलेंट वेस्ट इन ऑब्सक्योरिटी। मिल्टन का मतलब कि जिस ग्रेव यार्ड में जो जो लोग दफन है गांव के लोग, उसमें से योग्यताएं रही होंगी, उनको मौका नहीं मिला। अगर उन्हें मौका मिला होता तो मिल्टन की तरह कोई महान कवि भी उसमें बन सकता था, ठीक है, कोई वक्ता बन सकता था, कोई कुछ बन सकता था। तो यहाँ पे मिल्टन का मतलब यही है कि जो ग्रेट टैलेंट है वो आपका ऑब्सक्योरिटी में वेस्ट हो गया, उनको मौका नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 14, paths of glory leads but to the grave, this line suggests glory is immortal, everyone dies regardless of glory, society rewards heroes, kings are immortal। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरीवन डाइज रिगार्डलेस ऑफ ग्लोरी। The villagers described in the poem are rich and powerful, rustic and simple, wicked and lazy, politically influenced। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्टिक एंड सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप ऑफ एलिजी ग्रे रोट इज। ये एलिजी किस टाइप की है? पर्सनल एलिजी, पास्टोरल एलिजी, फिलोसफिकल एलिजी, वार एलिजी। तो इसमें आपका जो है जो एलिजी ये है, ये आपका है फिलोसफिकल एलिजी। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेज एलिजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच मूवमेंट? ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट, मॉडर्निज्म, इमेजिज्म, मेटाफिजिकल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स, जो कि इसमें जो है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स के जो ग्रे महोदय हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव भी बोला गया है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स। Who persuaded Gray to publish the poem? Walpole, Pope, Wordsworth, Warton। तो जो परसुएट किया था जिस पोएट ने, उसका नाम है आपका वालपोल। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp ऑफ पावर refers to ए सिंपल रूरल पीपल, बी प्राइड ऑफ नोबल क्लासेस, सी ग्रेडली मर्चेंट्स एंड डी किंग्स ऑफ इंग्लैंड। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइड ऑफ नोबल क्लासेस। व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द पोएम? रेज, जॉयस, मेलांकली, ह्यूमर। तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा मेलांकली। क्वेश्चन नंबर 21, द पोएम एंड्स विथ अ प्रेयर, द एपिटफ अकर्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वार। तो इसमें आपका जो पोएम एंड्स होता है वो एपिटफ से होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीकर इज इन द सिटी, द बैटलफील्ड, द क्वाइट चर्चयार्ड और डिजर्ट। तो जो पोएट है आपका वो कहाँ है? वो है आपका चर्चयार्ड में। द मेन थीम इज पुअर्टी, इक्वालिटी इन डेथ, लॉयल लाइफ, एडवेंचर। तो इसमें आपका जो है इक्वालिटी इन डेथ। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो सबको, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, सबको जो एक समान देखती है। वो अपने बर्फीले हाथ जो है सब पे फेरती है, यानी कि फाइनली सबको वहीं जाना होता है। द प्लाउमैन इन द पोएम सिम्बोलाइज ग्रीड, हार्ड लेबर, लॉयल्टी, करप्शन। तो इसमें जो प्लाउमैन है वो क्या सिम्बोलाइज करता है? इनमें जो सिम्बोलाइज करता है वो हार्ड लेबर सिम्बोलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेंजा कंटेन्स रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप।
तो ये किस स्टेंजा में करता है? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड नाइन्थ। तो ये है आपका थर्ड स्टेंजा में। द विलेजर्स लैक्ड ग्रेटनेस बिकॉज दे वेयर करप्ट, दे लैक्ड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, दे लैक्ड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27, हुज एपिटफ इज एट द एंड? वो किसका एपिटफ है? द पोएट हिमसेल्फ, द विलेजर्स, मिल्टन, इमेजिनरी हीरो। तो यहाँ पे जो एपिटफ है वो खुद जो है ग्रे महोदय का है, पोएट हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 28, चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज हियर। पेन्यूरी मीन्स क्या होगा? वेल्थ, पुअर्टी, करेज, होलीनेस। तो यहाँ पे आपका पेन्यूरिटी मतलब होता है पुअर्टी, एक्सट्रीमली पुअर्टी। द टोन ऑफ द पोएम इज सटायरिकल, डिस्पेयरिंग, मेडिटेटिव, एंग्री। तो जो इसका टोन है वो टोन आपका है मेडिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 30, द एलजी क्रिटिसाइज रूरल सिंप्लिसिटी, अर्बन करप्शन, मटेरियलिज्म एंड प्राइड, रिलीजन। तो जो ये क्रिटिसाइज करती है पोएम वो करती है मटेरियलिज्म एंड प्राइड को। क्वेश्चन नंबर 31, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स, इग्नोबल स्ट्राइफ, दिस लाइन इंस्पायर्ड विच नॉवेलिस्ट? टाइटल, डिकेंस, हार्डी, इलियट, कॉन्रेड। तो ये जो लाइन है जो इंस्पायर्ड है फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, ये आपका है थॉमस हार्डी के। क्वेश्चन नंबर 32, द पोएम यूजेज विच पोएटिक डिवाइस थ्रू आउट? ड्रामेटिक मोनोलॉग, सटायर, पास्टोरल, इमेजरी, एपिग्राम। तो इसमें जो पोएम के थ्रू या पोएम के दौरान जो डिस्क्रिप्शन किया गया है इसमें, तो वो किया गया है आपका पास्टोरल इमेजरी का। द पोएम्स मीटर इज डेक्टाइलिक, आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रोकेइक टेट्रामीटर, एनापिस्ट। तो इसमें जो आपका मीटर का प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपका आयम्बिक पेंटामीटर का। क्वेश्चन नंबर 34, द पोएम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेंजाज इन ओरिजिनल वर्जन? तो ओरिजिनल वर्जन में कितना है? 28, 32, 34, 36। तो ये आपका है 34। द एपिटफ प्रेजेंट्स द पोएट एज प्राउड, एम्बिशियस, हम्बल, लोनली मैन, रिच मैन। तो जो एपिटफ रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है? हम्बल एंड लोनली मैन। क्वेश्चन नंबर 36, द पोएम एम्फेसाइज द डिग्निटी ऑफ एरिस्टोक्रेसी, रूरल लेबर, किंग्स, पॉलिटिशियंस। तो ये जो एम्फेसाइज करता है किसके डिग्निटी पे करता है? तो वो करता है आपका रूरल लेबर पे। द कर्फ्यू बेल ओरिजिनली सिम्बोलाइज डेंजर, एंड ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ वार, चर्च सर्विस। तो आपका जो है ये कर्फ्यू बेल ओरिजिनली सिम्बोलाइज करती है एंड ऑफ द डे को। विच क्लासिकल इन्फ्लुएंस इज एविडेंट? होमर, वर्जिल, होरेस, ओविड। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो आपका किसका है? वो होमर का है। सॉरी, यहाँ पे आपका जो है होरेस होना चाहिए, यहाँ पे होरेस होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 39, द ईवी मेटल टावर रिफर्स टू? ईवी मेटल टावर यहाँ पे क्या रिफर्स करता है? द कासल, द चर्च टावर, अ प्रिजन, पोएट्स हाउस। तो ये करता है आपका चर्च टावर को। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, यूजेज सिम्बली, आयरनी, मेटाफर, पैराडॉक्स। तो यहाँ पे आपका जो यूज हुआ है वो हुआ है आपका पैराडॉक्स। देखिए यहाँ पे ग्लोरी और ग्रेव में ये क्या है? पैराडॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू ग्रे, ग्रेटनेस नीड्स लक, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, एनिमीज, बुक्स ओनली।
जो जो ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस को क्या आवश्यकता है, वो आपको चाहिए वेल्थ अपॉर्चुनिटी। ग्रेटनेस अगर आएगी तो कैसे आएगी, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी को, जो आपके गांव में जो दफन हुए लोग हैं तो उन्हें उनके पास वेल्थ रहा होता और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो कहीं और होते। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रे क्रिटिसाइज वार, रोमांटिक पोएट, सोशल इनइक्वालिटी, नेचर। ग्रे क्रिटिसाइज सोशल इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 43, द एलिजी इज सेट इन विच सीजन, ऑटम, विंटर, समर, स्प्रिंग। तो ये जो सीजन है आपका वो है आपका ऑटम सीजन का। द पोएम स्ट्रेसेस यूनिवर्सल मोरालिटी, रॉयल प्राइड, पॉलिटिकल एम्बिशन, हीरो वर्शिप। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस करता है जो पोएम आपका है वो आपका करता है यूनिवर्सल मोरालिटी को। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रे कंपेयर्स द पुअर विलेजर्स अनयूज्ड टैलेंट विथ जेम्स इन केव्स, स्टारलाइट्स, फ्लावर इन डिजर्ट, बर्ड्स इन द स्काई। तो जो कंपेयर करते हैं वो जो आपके जेम्स होते हैं, समुद्र के गहराई में जो जेम्स होते हैं उनसे किया जाता है कि अगर वो गहराई में नहीं व्यक्ति अगर कोई जाएगा तो जो जेम्स है उसका नॉलेज नहीं मिल पाएगा या वो गेन नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो उसी तरह से जो आपके विलेजर्स हैं उनके जो जो टैलेंट है उनके गहराई में नहीं जाएंगे तो उसको आप नहीं समझ सकते हैं। द लाइन फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन मीन्स फ्लावर इन गार्डन, हिडन टैलेंट वेस्टेड, फ्लावर्स ब्लूम सेक्रेटली, लव पोएम हिडन। तो यहाँ पे आपका जो है इसका मतलब ये है कि हिडन टैलेंट वेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 47, द होमली जॉय रिफर्स टू लग्जरी, सिंपल रूरल प्लेजर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस राइट्स। तो जो होमली जॉयस है आपका वो है आपका सिंपल रूरल प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 48, द एलिजी एंड्स विथ, एलिजी किससे एंड होता है, तो मेडिटेशन ऑन डेथ से होता है। क्वेश्चन नंबर 49, द पोएम इज नोन फॉर इट्स हार्श सटायर, पिक्टोरियल क्वालिटी, हीरोइक थीम, कॉमिक एलिमेंट। तो ये जो पोएम है वो नोन की जाती है किसके लिए, ये है आपका पिक्टोरियल क्वालिटी के लिए। ग्रेज एलिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो प्री रोमांटिसिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सिम्बोलिज्म एंड सरलिज्म। तो यहाँ पे आपका जो है ये एग्जाम्पल है प्री रोमांटिसिज्म। हालांकि रोमांटिसिज्म आपका किससे शुरू होता है, 1798 से, या इसको 1785 भी मान सकते हैं। लेकिन ये कविता जो है आपकी 51 में पब्लिश होती है, तो फिर भी इसमें जो है रोमांटिक एलिमेंट्स कैसे आ सकते हैं। रोमांटिक एलिमेंट क्या है, वर्ड्सवर्थ का रोमांटिक एलिमेंट जब आप देखेंगे तो उसमें जो है जो थीम है, जो हीरो सेलेक्ट किया गया है, जो प्रोटागोनिस्ट जो सेलेक्ट किया गया है वो एक आम लोगों को किया गया है। ट्रेडिशनली क्या था, जो पोएम का जो थीम होता था, जो उसके प्रोटागोनिस्ट होते थे वो हायर क्लास के होते थे, उच्च क्वालिटी के होते थे। लेकिन पहली बार उसको जो तवज्जो दिया गया, महत्व दिया गया, वो आपका रोमांटिक एज में दिया गया, रोमांटिक एलिमेंट्स उसमें मिलता है। तो ये जो रोमांटिक एलिमेंट है वो आप इस पोएम में भी पाएंगे। ये सारा का सारा ऐसे लोगों के ऊपर बात की गई है, चर्चा की गई है जो गांव में हैं या जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, जिनके क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं देता है, जिनके दुख दर्द पे कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे टॉपिक्स को उठाना ही क्या है आपका रोमांटिसिज्म है, रोमांटिक एलिमेंट वही है। तो इस कविता में आपको जो है प्री रोमांटिसिज्म मिलता है। तो ये आपका जो है जो पोएम है ये ख़त्म होता है। और हम लोग इसी तरह से हर एक पोएम पे MCQs करेंगे। जो अगर कविता छोटी होगी तो 25 क्वेश्चन होंगे, अगर कविता बड़ी होगी तो 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, और कविता बहुत बड़ी है, महाकाव्य है, तो उस पर आपका कोशिश किया जाएगा कम से कम 100 क्वेश्चन करें। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आई होप कि आपको इससे बहुत फ़ायदे होंगे परीक्षा में। इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।